गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट थर्ड में बॉटनी में टीजीआर में हम पढ़ेंगे आज जिब्रेलिन के बारे में। जो जिब्रेलिन है इसकी खोज मानी जाती है जापान से और चावल के एक रोग से संबंधित है। जिब्रेलिन एक क्या है? वृद्धिकारी हार्मोन है और इसकी खोज कहाँ हुई थी? इसकी खोज जो है वो जापान से मानी जाती है। ठीक है, जापान से मानी जाती है और यह चावल के एक रोग से संबंधित है। ठीक है, चावल के एक रोग से क्या है? ये संबंधित है। चावल में एक रोग होता है जिसे बैकन रोग कहते हैं। ठीक है, तो जापान में 1890 में धान के खेतों में कुछ पौधे जो है आवश्यक रूप से लंबे थे और इनमें पुष्पन का भी अभाव था, तो इसे बैकन डिजीज कहा गया। क्या कहा गया इसे? बैकन डिजीज। यानी पौधे क्या थे कि नॉर्मल रूप से अगर पौधा ये होना चाहिए तो वहाँ पर क्या था? रोग के कारण पौधा आवश्यकता से अधिक लंबा था और इनके अंदर पुष्पन भी नहीं था, तो इस प्रकार के रोग को वहाँ पर क्या बोला गया था? बैकन डिजीज बोला गया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके अंदर कि एक वैज्ञानिक जिसका नाम है होरी, इन्होंने 1898 में इस रोग के लक्षणों का अध्ययन किया था। होरी ने इस रोग के लक्षणों का क्या किया? लक्षणों का अध्ययन किया। ठीक है, और क्या बताया? इन्होंने अध्ययन कर बताया कि जो रोग है इस रोग से पौधे लंबे, पतले और बिना पुष्प वाले होते हैं और फल व बीज उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे पौधों को बेवकूफ नवोद्भिद कहा गया, फुलिश सीडलिंग कहा गया। क्या कहा गया? ऐसे पौधों को फुलिश सीडलिंग यानी बेवकूफ नवोद्भिद। ऐसे पौधे कौन से थे? बेवकूफ नवोद्भिद। तो ये किसने कहा? ये बताया था होरी ने इस रोग के लक्षणों का अध्ययन किया और बताया कि इस रोग में पौधे आवश्यकता से अधिक लंबे हो जाते हैं, उनमें पुष्पन और बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रहती है और इस प्रकार के पौधे उन्होंने देख करके उनको क्या कहा? बेवकूफ नवोद्भिद कहा। अब उसके बाद सवाडा, ये एक वैज्ञानिक जिसने 1912 में इस रोग के बारे में ये संकेत दिया कि यह एक कवक द्वारा होता है। सवाडा ने इस रोग का कारण किसको बताया था? इसका कारण किसको बताया था? एक कवक जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, इस रोग का कारण क्या है? एक कवक है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। कुरोसावा 1926, इसी क्रम में कुरोसावा 1926 इस वैज्ञानिक ने ये प्रमाणित किया कि जब इस कवक का स्राव यानी इस कवक का निस्तार निकाल लिया जाए और फिर उसे स्वस्थ नवोद्भिदों पर छिड़का जाए या डाला जाए तो यह प्रो में असामान्य निर्गन को प्रेरित करता है। ये किसने बताया था? कुरोसावा ने बताया था कि इस कवक का निस्तार स्वस्थ नवोद्भिदों पर डाल दिया जाए तो यह प्रो में असामान्य वृद्धि को क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, यानी कि आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाता है प्रो। एक बार फिर से देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं जिब्रेला के बारे में और जिब्रेलिन के बारे में। इसकी खोज जापान से मानी जाती है। जापान में एक रोग हुआ था जिसे बैकन डिजीज कहते हैं, जिसमें क्या था कि चावल के खेत में जो वैज्ञानिक है वहाँ के उन किसानों ने कुछ ऐसा देखा
जो कि असामान्य था। असामान्य क्या था कि कुछ पौधे आवश्यकता से अधिक लंबे थे, उनके अंदर पुष्पन करने की क्षमता नहीं थी और काफ़ी पतले भी थे वो, ठीक है, उनका जो तना था वो काफ़ी वीक था। तो इस प्रकार के रोग को वहाँ बेकन डिजीज कहा गया। बाद में होरी ने इस रोग के लक्षणों का अध्ययन किया और बताया कि इस प्रकार के पौधे काफ़ी लंबे और उनमें पुष्पन और बीज बनने की क्षमता नहीं थी। इसके बाद इन्होंने इसको क्या कहा, फूलिश सीडलिंग का, बेवकूफ़ नवोद्भिद इनको नाम दिया। स्वाडा ने 1912 में इस रोग का कारण एक कवक को बताया जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो जिब्रेलिन कहाँ से प्राप्त होता है? जिब्रेलिन प्राप्त होता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई से। कुरोसावा 1926 ने इस कवक का निस्तार यानी कि जो एक्सट्रैक्ट था इसका, यानी इसका रस या स्त्राव या इसका निचोड़, इसको स्वस्थ नवोद्भिदों पर डाला। तो फिर उन्होंने देखा कि प्रो में असामान्य वृद्धि को ये प्रेरित करता है, असामान्य दीर्घन को प्रेरित करता है। अब देखते हैं इसी क्रम में कुछ और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग और अध्ययन, जिसमें याबूटा और हयासी ये दो वैज्ञानिक प्रमुखता से रखते हैं स्थान। इन्होंने क्या किया अभी देखते हैं। तो याबूटा और हयासी 1939 इन वैज्ञानिकों ने क्या प्रयोग किया? इन्होंने इस कवक से एक शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त कर उसे जिब्रेलिन नाम दिया। ने इस कवक कौन था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इस कवक से एक शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ अलग कर उसे क्या नाम दिया? उसे जिब्रेलिन नाम दिया। अब जिब्रेलिन नाम किसने दिया था? तो दिया था याबूटा और हयासी ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिब्रेलिन की खोज किसने की थी? जिब्रेलिन की खोज वैसे मानी जाती है किसके द्वारा? एक किसान के खेत में मानी जाती है, लेकिन इसके बारे में सबसे अच्छी तरह प्रमाण किसने दिया था? वो दिया था स्वाडा ने, और बताया था कि ये एक कवक द्वारा होता है। उसके बाद कुरोसावा ने इस पर प्रयोग किए, प्रो में दीर्घन को प्रेरित करवाया इसके स्त्राव से। फिर याबूटा और हयासी ने इसे क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया, अलग किया और इसे जिब्रेलिन नाम दिया। इसके बाद याबूटा के साथ सुमुकी नामक वैज्ञानिक ने इसे दो क्रिस्टलीय रूप अलग अलग किए, यानी याबूटा के साथ। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक याबूटा एंड दूसरा वैज्ञानिक था जिसका नाम है सुमुकी। इन्होंने 1939 में जिब्रेलिन के कितने रूप बताए? जिब्रेलिन के दो क्रिस्टलीय रूप अलग किए। कौन कौन से थे वो? एक को तो हम कहते हैं जिब्रेलिन ए और दूसरा है जिब्रेलिन बी। दूसरा क्या है इसमें? जिब्रेलिन बी। तो इस तरह से इन्होंने दो क्रिस्टलीय रूप इसके प्राप्त किए। इसके बाद ब्रायन एट ऑल ने एक और क्रिस्टलीय रूप प्राप्त कर इसे जिब्रेलिक एसिड नाम दिया था। तो ब्रायन एट ऑल इन्होंने प्रयोग किया था 1954 में, ठीक है। 1954 में इन्होंने एक और क्रिस्टलीय रूप प्राप्त कर इसे क्या नाम दिया? जिब्रेलिक एसिड नाम दिया, ठीक है। तो जिब्रेलिक एसिड नाम किसने दिया था? ये दिया था ब्रायन ने, ठीक है। और जिब्रेलिन नाम किसने दिया था? याबूटा और हयासी ने। इसके बाद आगे चलते हैं।
फिर देखिए क्रॉस, अगला जो वैज्ञानिक है वो है क्रॉस। इसने 1961 में, इन्होंने 1961 में जिब्रेलिन की रासायनिक संरचना प्रस्तुत की और कवक से 6 प्रकार के जिब्रेलिन इन्होंने प्राप्त किए थे। 1, 2, 3, 4, फिर 7 और फिर 9। 1, 2, 3, 4 और इसके बाद 7 और फिर 9। क्रॉस ने जिब्रेलिन की रासायनिक संरचना बताई, बताते हुए इसको 6 रूपों में प्राप्त किया। ठीक है, तो जिब्रेलिन के 6 रूप कौन कौन से हैं? एक तो है जिब्रेलिन 1, फिर है जिब्रेलिन 2, फिर है जिब्रेलिन 3, फिर है जिब्रेलिन 4, फिर है जिब्रेलिन 7 और उसके बाद आता है जिब्रेलिन 9। तो इस प्रकार से इसके 6 रूप इन्होंने प्राप्त किए। इसके बाद मैकमिलन एट ऑल ने उसी वक्त मैकमिलन एट ऑल ने 1961 में ही, ठीक है, इसी दौरान जो रोग है, जो सेम है, सेम के बीजों से 3 प्रकार के जिब्रेलिक एसिड प्राप्त किए। ने सेम के बीजों से 3 और जिब्रेलिन प्राप्त किए। कौन कौन से थे वो 3 और? वो थे GA5, GA6 और GA8। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने 3 और रूप प्राप्त किए और तब से लेकर, जहाँ से इसने शुरुआत की थी और इसके 6 रूप पता लगाए थे, तब से लेकर अब तक 100 प्रकार के जिब्रेलिन प्राप्त किए जा चुके हैं। और सबसे सामान्य और सबसे पहले खोजे गए जिब्रेलिन कौन से हैं? वो है GA3। GA3 को ही हम कहते हैं जिब्रेलिन। अब देख लेते हैं जिब्रेलिन की डिस्ट्रीब्यूशन की। ये तो हो गई बात हिस्ट्री की और इसके डिस्कवरी की, किन्होंने इसको खोजा, किस लिए रूप में प्राप्त किया। तो नाम किसने दिया? याबूटा और हयासी ने दिया था। और इसके बाद फिर ब्रायन ने इसे जिब्रेलिक एसिड नाम दिया। इसे चावल के एक रोग के रूप में खोजा गया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं और जानते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए सभी पादप वर्ग, जिसमें शैवाल, कवक, मौस, फर्न व बीजीय पादप में ये व्यापक रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो लगभग सभी पादप वर्गों जैसे एल्गी, फंजाई, ठीक है, इसके अलावा और कौन से हैं? मॉसेज, फर्न, फर्न्स, ठीक है, इसके अलावा और क्या है? और बीजीय पादप एंड सीड प्लांट्स में व्यापक रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो लगभग सभी पादपों में ये पाया जाता है। किसी एक पादप में सभी प्रकार के जिब्रेलिन नहीं होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। किसी एक पादप में सभी प्रकार के जिब्रेलिन नहीं होते। ठीक है, ये भी याद रखना है। यानी कि जो हमने प्रकार देखे हैं उनमें से कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। अब कवकों की अगर बात की जाए तो कवकों में 25 प्रकार के जिब्रेलिन मिलते हैं। 25 प्रकार के। ठीक है, कवकों में कितने प्रकार के हैं? 25। और जो हायर प्लांट है, हायर प्लांट्स में मिलते हैं लगभग 73 प्रकार के। ठीक है, कुल 100 प्रकार से 100 से ज़्यादा प्रकार इसके खोजे जा चुके हैं, जिसमें कवकों में 25 प्रकार के और उच्च पादपों में 73 प्रकार के जिब्रेलिन प्राप्त किए जा चुके हैं। अब इनमें से भी 15 जिब्रेलिन जो हैं वो, इनमें से 15 जो हैं
यानी ये दोनों का 15 है, ठीक है। इनमें से 15 जिब्रेला प्लस उच्च पादपों दोनों में समान रूप से होते हैं, ठीक है। 73 में से भी 15 क्या है, जिब्रेला जो कि एक कवक है उसके अंदर और उच्च पादपों में दोनों में ये समान रूप से होते हैं, ठीक है। अगली बात, ये तो हो गई बात पादपों की, कौन से पादप में होता है, कौन से वर्ग में कितना है। तो कवकों में 25 प्रकार के, उच्च पादपों में 73 प्रकार के, और दोनों की अगर बात की जाए मिलाकर के तो 15 जो है वो दोनों में समान होते हैं, ठीक है, कवक में और उच्च पादपों में। आगे चले, आगे देखते हैं अब पादप के अंदर इसकी क्या पोजीशन है डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो देखिए जिब्रेलिन जो है वो पादप में जो सभी भाग हैं उनमें अलग अलग सांद्रता में होता है। यह सभी पादप भागों में अलग अलग सांद्रता में होता है, ठीक है, अलग अलग सांद्रता में ये पाया जाता है। परंतु एक वैज्ञानिक जिसका नाम है कलिंगलैंड, उन्होंने 1969 में इसकी सर्वाधिक सांद्रता पत्तियों व बीजों में बताई है, ठीक है। कलिंगलैंड 1969 ने इसकी सर्वाधिक सांद्रता पत्तियों व बीजों में बताई है। यानी ये कहता है कि ये सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, पाया जाता है, ये पाया जाता है पत्तियों में और बीजों में, ठीक है। अब इसके 2 रूप पाए जाते हैं। इसके कितने रूप पाए जाते हैं, इसके 2 रूप पाए जाते हैं, ठीक है। जिब्रेलिन के पौधों के अंदर कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। पहला रूप तो होता है बंधित, पहला रूप को हम कहते हैं बंधित, और जो दूसरा है वो है सक्रिय। दूसरा रूप है सक्रिय, पहला और ये दूसरा, ठीक है। अब पहले की बात कर ले तो यह पौधों में ग्लाइकोसाइड के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है ये, ग्लाइकोसाइड के रूप में, ये तो पहला है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, सक्रिय, तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। ये कैसा प्रकृति है इसकी, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से ये 2 रूपों में पाया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो जिब्रेलिन की मात्रा पौधे के समस्त भागों में मिलती है, परंतु अलग अलग सांद्रता में मिलती है। कलिंगलैंड ने बता दिया कि इसकी सर्वाधिक सांद्रता कहाँ होती है, पत्तियों और बीजों में होती है, और ये 2 रूपों में पाया जाता है। एक तो बंधित स्वरूप होता है इसका, और दूसरा होता है इसका सक्रिय स्वरूप। सक्रिय स्वरूप कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये एक वाइवा का क्वेश्चन है कि पौधों में जिब्रेलिन अम्लीय सक्रिय रूप में किस तरह, किस प्रकृति का होता है, तो आपको बताना है ये होता है अम्लीय प्रकृति का, ठीक है। आगे चलें। आप देखें स्थानांतरण कैसे होगा। डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया, डिस्कवरी हमने देख ली। अब डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक है, हमने देख लिया कि पौधे में उसके भागों में जिब्रेलिन पाया जाता है, परंतु उसका स्थानांतरण जो उसका ट्रांसफ़र है वो किस प्रकार से होता है पौधे के भागों में। तो अगला है ट्रांसफ़र। इसका वितरण हमेशा ही कैसा होता है, इसका वितरण अध्रुवीय होता है। कैसा होता है, अध्रुवीय, ठीक है, अध्रुवीय होता है। तो अध्रुवीय का मतलब क्या हो गया कि सभी दिशाओं में होता है, अर्थात सभी दिशाओं में होता है, सभी दिशाओं में होगा, यानी कोई निश्चित एक दिशा नहीं है, सभी दिशाओं में ही इसका ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका ट्रांसफर जाइलम व फ्लोएम दोनों द्वारा तलाभिसारी और अग्राभिसारी दोनों दिशाओं में होता है। अगर जाइलम एंड फ्लोएम की बात की जाए तो अग्राभिसारी व तलाभिसारी दोनों दिशाओं में होता है, ठीक है, दोनों दिशाओं में
होता है। तो अगर अग्राभिसारी होगा तो फिर जाइलम द्वारा होगा, और अगर तलाभिसारी होगा तो फ्लोएम द्वारा होगा। और इसका स्थानांतरण, अगली जो मुख्य बात है वो क्या है, इसका स्थानांतरण क्या प्रकाश से प्रभावित होता है? तो इसका स्थानांतरण प्रकाश से प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, यानी कि इसमें प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अब एक वैज्ञानिक जिसका नाम है कोटो, इन्होंने ये कहा कि इसका पोलर ट्रांसफर भी होता है, यानी कि वो ये कहता है कि इसका ध्रुवीय ट्रांसफर भी हो सकता है। तो आपको ट्रांसफर का ध्यान रखना है। मुख्य बात यही है कि वितरण कैसा है इसका, अध्रुवीय है, यानी कि सभी दिशाओं में होता है। जाइलम और फ्लोएम में अग्राभिसारी और तलाभिसारी होता है, और इसका स्थानांतरण प्रकाश से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, आगे चलें। आगे है इसकी केमिकल स्ट्रक्चर, जिब्रेलिन की केमिकल स्ट्रक्चर, रासायनिक संरचना। तो रासायनिक संरचना देखेंगे हम। रासायनिक संरचना की बात की जाए तो सभी जिब्रेलिन कैसे होते हैं, सभी जिब्रेलिन जिब्रेलिक एसिड होते हैं। ठीक है, सभी जिब्रेलिन क्या होते हैं, जिब्रेलिक एसिड होते हैं। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात क्या है, इनकी मूल संरचना समान होती है। ठीक है, इनकी मूल संरचना सब में क्या होती है, समान होती है। ठीक है, ये अगली बात। तीसरी बात क्या है कि ये चक्रीय क्या होते हैं, डाइटर्पीन्स होते हैं। ये चक्रीय डाइटर्पीन्स होते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये है। और चौथी बात क्या है कि इनमें एक गिब्बन वलय पाई जाती है, इनमें एक गिब्बन रिंग पाई जाती है, एक गिब्बन वलय पाई जाती है, जो सब में समान होती है। ठीक है, तो किस प्रकार की संरचना है, तो जो जिब्रेलिन है वो कुछ इस तरह का दिखता है रासायनिक संरचना में। A, B, C और D। ठीक है, इस प्रकार से ये इसकी रासायनिक संरचना है। तो कुछ ऐसी भी गिब्बन वलय है जिसमें 19 कार्बन होते हैं और बाकी में कितने होते हैं, ये 20 कार्बन होते हैं। कुछ में 19 होते हैं, कुछ में 20 कार्बन होते हैं। और कंकाल 4 वलय तंत्र का बना होता है, A, B, C, D। कंकाल कितने वलय तंत्र का बना होता है, 4 तंत्र का। सभी जिब्रेलिन की संरचना में 7वें कार्बन पर एक क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कौन से, 7वें कार्बन पर। ठीक है, तो इसमें अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें 4 वलय क्या पाए जाते हैं, 4 वलय तंत्र A, B, C, D पाए जाते हैं। ठीक है, और अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि सभी जिब्रेलिन की संरचना में 7वें कार्बन पर कौन सा समूह होता है, COOH ग्रुप होता है। ये बात है। तो कुछ जिब्रेलिन में अतिरिक्त भी समूह पाया जाता है कार्बन 4 पर। अगर अतिरिक्त होते हैं तो 4 पर होते हैं, और 1 से अधिक OH समूह भी पाए जाते हैं। तो अब देख लेते हैं जिब्रेलिन A का
वन का मतलब जिब्रेलिन वन का सूत्र क्या है, तो ये होता है C19H24 और 6। ये तो हो गया वन का। दूसरा जो है Ga3, इसका होता है C19H22O6। अब तीसरे की बात करें Ga2 की। Ga2 में कितना होता है, ये होता है 1926 C19H26O6। और अगर Ga4 की बात की जाए तो ये होता है 1924 और 5, 1924 और 5। ये इन चारों का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, एक जो है हम बना लेते हैं संरचना, एक की बना लेते हैं। किसकी बनाएं? Ga3 की बना लेते हैं। तो Ga3 में देखते हैं क्या है। ये है Ga3 की संरचना, इस प्रकार की होती है। तो संरचना आपको याद रखने हैं। और आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम जानेंगे इसके कार्य की प्रभाव। मेन तो इसमें क्या है, इसके कार्य की प्रभाव ही होते हैं। वैसे संरचना से संबंधित भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, और इसका रासायनिक सूत्र और इसके नाम किसने दिए, यही इम्पोर्टेंट ज़्यादा है।